नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि ट्रंप साहब आज फैसला क्या लेते हैं और उनके जो फैसले होंगे उसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पर और भारतीय बाज़ारों पर किस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका एनालिसिस, इसकी बातचीत हम सुबह से लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ काफ़ी हद तक लग रहा है ऐसा कि बाजार फैक्टर इन कर चुका है इस बात को। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, विदेशी एकदम से क्यों बिकवाली करने लगे, और हमने 2 दिन के अंदर जिस तरीके से बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है, इसके क्या कुछ संकेत हैं, और आज के बाज़ार में जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके क्या कुछ मायने हैं। अभी के बाज़ार में क्या करना चाहिए, क्या जो खरीदारी के सौदे पड़े हुए हैं उनके साथ बने रहना चाहिए या फिर पोजीशन को हल्का कर देना चाहिए, नई बाइंग करनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पे एक नज़र। 83 अंकों पर इस समय निफ्टी थोड़ी देर पहले फिर से फिसला है बाजार। आज 23,158 का लो लगाया है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। पल में जो है उतार देखने को मिल रहा है, पल में चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अभी जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिकवरी आई है उसके चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बेहतर हुआ है, जो कि सुबह से दबाव में देखने को मिला था। 1928 शेयर ऐसे हैं इस समय NSE पर जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, और महज 790 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आज के मेहमान को सबसे पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ प्रशांत तापसे जी आज के विशेष मेहमान मौजूद हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पिछली बार आपकी जो रिकमेंडेशन रही थी, क्या मतलब धुआंधार प्रदर्शन रहा उसका, और उसको हमने जो है अपने कार्यक्रम में प्रचारित भी किया। ऐसे ही एनालिसिस के लिए सर आपको खोजते रहते हैं बार बार। बताइए सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को? आज बड़ा दिन है, ख़ास तौर से ट्रंप साहब क्या फ़ैसला लेंगे इस पर जो है सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और अभी आपकी टिप्पणी क्या होगी बाजार को लेकर के? तो ओवरऑल आई थिंक ट्रम्प का जो टैरिफ प्लान का जो वॉर चल रहा है वो मार्केट्स में पूरा डिस्काउंटेड है। अब ये देखना है कि 10% लगाएंगे, 25% लगाएंगे, कौन सा इंडस्ट्री पे कितना लगाएंगे, ये एक एनालिसिस करने के लिए बस आज रात की वेट कर रहे हैं सब लोग। बट ओवरऑल अगर 10 से 15% के हिसाब से अगर कोई भी सेक्टर पे एवरेज में लगाते हैं, आई डोंट थिंक कि ज्यादा नेगेटिविटी इंडियन मार्केट में आना चाहिए। बिकॉज अगर वो सब कंट्रीज पे लगा रहे हैं और इंडिया भी एक पार्ट ऑफ दैट प्लान है, तो फिर उस पर स्किप होने की कोई जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री उसको ऑब्जर्व करेगा और इनडायरेक्टली वही चीज शायद कॉस्टली बन जाएगी खुद की कंट्री के लिए और उनके इन्फ्लेशन के लिए इफेक्ट पड़ेगा। बट ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स हो, इंडियन कंपनीज हो, वो पास ऑन ही कर देंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऑर्डर बुक्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉल्यूम्स के ऊपर प्रेशर रहेगा 1-2 क्वार्टर के लिए, बट उसके बाद इट विल बी पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो आई थिंक डिस्काउंटेड 80-90% इन टर्म्स ऑफ जो आने वाला है आने दो। 10% रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 2 महीने में, ट्रम्प साहब सुबह एक बोलते हैं, रात को एक बोलते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको 1 महीने के लिए टाल देते हैं। तो ये सब चीजें होती है वॉलेटिलिटी के लिए इनवाइट देती है। तो मुझे लगता है वो वॉलेटिलिटी के कारण इंडियन मार्केट्स थोड़े से स्टेबल ही रहने वाले हैं। टेक्निकल सपोर्ट्स के हिसाब से काम करना चाहिए अगर किसी को मार्केट्स में भी काम करना है, तो आई थिंक 22,950 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही करना चाहिए। बिकॉज जो भी होगा, गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, कंसिडरिंग आज रात का जो सेंटिमेंटल उसके हेडलाइंस बनने वाले, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए, एग्रेसिव बाइंग करना नहीं चाहिए। न्यूज बैंक कुछ रहेगा, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग रहेंगे, या ट्रम्प साहब का जो भी वो अनाउंसमेंट आएगा वो सेक्टर पे अगर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है तो शायद वो स्टॉक्स अपने ले सकते हो। ठीक सर। सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, कल से जो बिकवाली रही है मिड कैप बैंकिंग में, PSU बैंकिंग में, उसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? इस पर हम अभी थोड़ी देर में हर्ष भी तमाम डेटा लेकर के आएंगे। कल हमने देखा सेंट्रल बैंक में हो या फिर बाकी जो PSU बैंक है उसमें बड़ी गिरावट रही। आज भी अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक में 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी, अब फिर से 9%, 9.25% नीचे। ये PSU बैंकिंग में खास तौर से मिड कैप में जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसको कैसे पढ़ पा रहे हैं सर आप? आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या करें इसमें? कई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए क्या? यस, ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। बट अगर आप सोचो, अप्रैल महीना ऐसा है जहां पे आपको Q4 अर्निंग्स के कुछ सिग्नल्स आने चालू हो जाते हैं। जिस तरीके से आजकल बैंक्स हो या कंपनीज हो, बिजनेस अपडेट देना चालू कर दिए फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर का फर्स्ट मंथ। तो आई थिंक मुझे अभी जो 2-3 महीने न्यूज पढ़े हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि PSU बैंक्स के क्रेडिट ग्रोथ अच्छे आने चाहिए, बट जिस तरीके से वो बिजनेस अपडेट दे रहे हैं वहां पे लग नहीं रहा है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आई थिंक Q4 अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस रहेगा। वही रीजन से SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो,
या अदर पीएसयू बैंक से, वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। बाकी तो जो एफआईएस का सेलिंग हुआ है, डीआईएस का भी जो बाइंग हुआ है, आई थिंक इसके पीएसयू सेक्टर में ज्यादा हुआ है, बिकॉज Q4 अर्निंग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1, 2 और 3 अर्निंग्स कुछ खास नहीं थे। उसके बाद कोई बड़ा इकोनॉमिकली हो या फंडामेंटली चेंजेस आए नहीं है, तो Q4 अर्निंग्स भी मोटा मोटी फ्लैट और नेगेटिव रहेगा। तो ये समझ के वो सेक्टर्स में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है सर। चलिए, इस बीच जो है काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न आए हैं, एक एक करके उन प्रश्नों को शामिल करते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। और पहले जो है सबसे पहले प्रश्न लेना चाहेंगे हम यहाँ पर। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने कहा है कि वो जानना ये चाहते हैं अदानी टोटल गैस के बारे में, और वो 7 शेयर उन्होंने ले रखे हैं 1048 के भाव पर। सीमा जी हैं, आप सीमा जी को क्या सलाह देना चाहेंगे करंट लेवल को लेकर के, खासतौर से अदानी समूह पे अभी आपका व्यू क्या है सर? अभी 594 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद से तो दोगुना होना पड़ेगा अगर इनके भाव तक पहुंचना है, काफ़ी लॉस में है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? देखो, दो चीजें हैं, एक तो फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटली अभी भी इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 100 पी के आसपास वो चल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट 16 टाइम्स के आसपास चल रहा है। और अदानी ग्रुप कंपनीज हमेशा ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जब भी कुछ बड़े नेगेटिव न्यूज आते हैं तो वो इमीडिएटली इंपैक्ट करता है पूरे ग्रुप कंपनीज के लिए, और जो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है वहां पे शायद ज्यादा प्रेशर आएगा। तो फंडामेंटली तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन टू बाय दिस स्टॉक। टेक्निकली भी मुझे लगता है अभी तक के जो मार्केट ने रिसेंटली रिकवरी दिया था, जिस तरीके से ये 50 डीएमआई के स्टॉक्स ऊपर बहुत आए थे, अदानी का ये जो टोटल गैस का स्टॉक है अभी तक ऊपर आया नहीं है, तो स्टिल प्रेशर विल कंटिन्यू। पॉजिटिविटी होगी जब ये स्टॉक 620 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है वीकली बेसिस पे, तब ये शायद 50 डे डीएमआई के ऊपर क्लोजिंग आएगा, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है टेक्निकली। तो फंडामेंटली आई एम अवॉइडिंग इट, टेक्निकली वेट एंड वॉच टू क्लोज अबाउट 620। ठीक सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर अदानी को लेकर के निकल करके आती हुई, इस बीच जो है अगली कंपनी पे सवाल जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग को लेकर के वो जानना चाह रहे हैं, और मोहित यादव जी हैं, कह रहे हैं कि 3 साल का मेरा नज़रिया है, और वो जानना ही चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग पे क्या करें। अभी अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो 447 448 के आसपास चल रहा है। अभी तो एक महीने में करीब 15% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। अभी करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखो, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर्स का व्यू है तो आई थिंक अक्यूमुलेट करना चाहिए 2 से 3 साल के हिसाब से। उसको एटलीस्ट वेट करना चाहिए। अभी जो आने वाले जो Q4 अर्निंग्स हैं वहां पे अगर थोड़ा सा एबिटा मार्जिन हो या बिजनेस ग्रोथ अगर दिखता होगा, तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा। अगर वो टाइम पे कुछ खराबी आती है तो स्टॉक शायद फिर से जो रिसेंट लो किया था, ये ऑलमोस्ट 390 400 के नीचे, तो आई थिंक वहां तक भी स्टॉक आ सकता है फिर अगर खराब रिजल्ट आते हैं तो अगर वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है। मोमेंटम फास्ट कब होगा ये जानना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक 50 डे डीएमआई विच इज एट 470 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है वीकली बेसिस पे, तो वहां पे शायद अच्छा मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है एल्कॉन इंजीनियरिंग में। तो ओवरऑल फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है। वैल्यूएशन में देखते तो 26 पी के आसपास चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5x, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है आज की तारीख में भी। थोड़ा एक्सपेंसिव है आज की तारीख में, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। एक शेयर सर जो कि लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है और लगातार हर रोज़ सवाल लेने के बावजूद या डिस्कशन के बावजूद लोगों के सवाल कम नहीं हो रहे हैं, वो है इरिडा। इरिडा जो है कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में बना हुआ है, जैसे अभी हमारे दर्शक हैं शेखर जी हैं, और ये 168 पे लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 300 के आसपास भी लेकर के बैठे हुए हैं, 250 के आसपास भी लोगों के पास है, 225 पे भी है, अभी 160 के आसपास चल रहा है। बेतहाशा वृद्धि रही, काफ़ी अच्छे पैसे बने लोगों के, लेकिन हायर लेवल पे जाके काफ़ी पोजीशन फंस गई है। अभी क्या करना चाहिए? 160 के आसपास, अब रिजल्ट सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो नतीजे भी आएंगे, उस पर भी निगाहें रहेंगी। आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। इट इज द प्योर प्ले ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। तो ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए ये कंपनी फाइनेंस करती है, जिसका यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से। रिसेंटली लास्ट 2 साल में जिस तरीके से रेलवे और डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में इतना बूम आया था, तो स्टॉक यहाँ से वो 300 के आसपास चला गया था। तो वो टाइम पे किसी ने लिया हो तो वो तो ट्रेडिंग की सबसे लिया होगा, बट अभी जो ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रहा है, तो आई थिंक पीपल आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए था।
शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई मोमेंटम नहीं है। Q4 अर्निंग मुझे मोटा मोटी न्यूट्रल और पॉजिटिव ही आएगा, उस पर ज्यादा मोमेंटम नहीं है। बट गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत हाई फोकस करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको 2 साल के ऊपर अगर होल्ड करने की अगर इच्छा है तो आई थिंक जिसने भी 250-300 के आसपास लिए तो ये लेवल के आसपास उसको एवरेज कर सकते हैं और 2 साल तक उसको वेट करना चाहिए। इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, इट्स नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग करने के हिसाब से मत सोचो, पोर्टफोलियो के हिसाब से सोचो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। तो एवरेज करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग भी कम हो जाएगा और टारगेट भी जल्दी आ जाएगी। ठीक सर। चलिए हमारे साथ रितेश मेहता जी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रितेश जी नमस्कार। हितेश जी नमस्कार। हितेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? सही लगता है हितेश से संपर्क नहीं हो पा रहा। उनका अगर सवाल हो तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार की दिग्गज कंपनी के ऊपर इनका प्रश्न है। 1254 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 65 शेयर इनके पास हैं और अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें क्या करना चाहिए। अभी सर RIL एक मतलब काफ़ी थक गया है ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आई है निचले स्तरों से, लेकिन क्या करें? पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखें, रिलायंस से निकल के कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? ब्रेक इवन के आसपास है, नज़रिया हमें नहीं पता है। आप RIL को लेकर के क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, पहले इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना चाहिए कि वो ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है। ट्रेडर है तो एक मैं स्टॉप लॉस बोल दूंगा 1220 उसके आसपास आता है तो उसको स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। अगर इन्वेस्टर है तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा हैवी वेट रहेगा, जिस तरीके से इंडेक्स में हैवी वेट है पोर्टफोलियो में भी हैवी वेट बना के रहेगा, बस मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। आपने लास्ट 10 साल देखा होगा, 10 साल का भी एवरेज रिटर्न देखने आते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न के आसपास आ चुका है। अगर अपसाइड बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है मेरे लिए, 1310 1350 ये एक मेरे लिए शॉर्ट और मीडियम टर्म का टारगेट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री पे। अगर उसके आसपास आपका प्रॉफिट बन रहा है तो वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत बड़ी कंपनी है। वहां पे शायद कुछ डीमर्जर होगा, कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो वो सब चीजें टाइम पे टाइम होंगी, बट बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इन्वेस्टर हो तो जो मैंने टारगेट बताया आपको 320 350 के बीच में अगर स्टॉक 1-2 महीना 6 महीने के आसपास आ जाएगा तो वहां पे एक बार एग्जिट कीजिए। अगर ऑल्टरनेट बिजनेस ढूंढना चाहिए। चलिए ठीक, चलिए इस बीच हमारे साथ दीप चौधरी जी हैं, कोलकाता से मौजूद हैं। दीप जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए कोलकाता में इस समय मौसम कैसा चल रहा है सर? मौसम तो अभी गर्मी शुरू हुआ है, तो गर्मी का मौसम जब स्टार्ट हुआ है तो लगता है कि पिछले साल जैसे थे पूरा इंडिया में हो रहा है, तो गर्मी बढ़ती जा रही है दिन दिन ब दिन। बिल्कुल, तो गर्मी बढ़ रही है, इस बात सही कह रहे हैं आप। क्या प्रश्न है सर आपका और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम हमारे? प्रोग्राम तो बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रहा है और मेरे को लग रहा है, मैं देखता हूँ कभी कभार हो सकता है कि लाइव मैं मिस कर जाता हूँ, तो मैं रात को जब टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग जो अपलोड करते हो रात में आप शाम के वक्त, तो मैं रात को मैं देखता हूँ। अरे थैंक यू। इसीलिए उन तमाम दर्शकों के लिए जो नौकरी पेशा है, हम उसका एक बड़ा हिस्सा जो है रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, ताकि बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो है, ज़्यादातर शेयर्स जो है वो कवर हो जाएं और लोग भी 8 बजे देख सकें। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? मेरा 2 सवाल है। फर्स्ट है, सेंट्रल बैंक ने मेरा खरीदा है 54 के एवरेज में, तो आज लगभग 10% डाउन है ड्यू टू सम सेबी रेगुलेशन में, ऐसा कुछ मैं देख रहा था न्यूज में। तो अभी के मतलब मौका में क्या एवरेज कर सकता है या थोड़ा सा रिस्की है? ये मेरा पहला सवाल है जी। दूसरा सवाल है मेरा कि मैं वोल्टस और आपका CDSL में कोई एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 6 महीने के नजरिए से, तो इसमें से कौन सा बेटर रहता है वोल्टास और CDSL में? वोल्टास CDSL में बेटर क्या है? और पहला सवाल आपका सेंट्रल बैंक को लेकर के। सेंट्रल बैंक पे अभी हम लोगों ने थोड़ी सी बात तो बैंकों को लेकर के की थी। सर एवरेज करना चाहिए, 54 पे लिया हुआ है, अब आज में करीब 10% टूट गया है, तो क्या यहाँ पे 37 रुपये 50 पैसे के आसपास एक बार एवरेज करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखो, कंपनी बहुत छोटी है और मार्केट कैप के हिसाब से ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ है PSU सेक्टर में, और थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत है। 2 रीजन है आज गिरने का, एक तो बिजनेस अपडेट है, सेकंड उसका जो QIB उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसके हिसाब से ये थोड़ा स्टॉक प्रेशर में आ गया है, तो वो एक रीजन है गिरने के लिए। एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगेन मेरे लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। QIB को अगर टाइम और डेट आता है, QIB का प्राइसेस भी आते हैं अलॉटमेंट का, वो टाइम तक शायद ये 32-35 के रेंज में ये ट्रेड करता होगा। अगर कोई भी रीजन से ये 32-35 के रीजन में आता है
वहां पे अकोमोडेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 50% एक्स्ट्रा, मतलब 500 शेयर एक्स्ट्रा उसमें लीजिए, एवरेज आउट कीजिए। अगर स्टॉक फिर से नीचे आता है तो और भी आपके पास जो जगह रहेगी एवरेज आउट करने के लिए। बट अगेन यहाँ से एटलीस्ट साल भर के ऊपर का व्यू रखिए, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आने के टाइम पे हम डिसाइड करते हैं करना क्या चाहिए। बाकी तो थोड़ा टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क। शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की है सर। पीएसयू में मिड कैप में कुछ अच्छा है लग रहा है आपको, जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि सभी टूट रहे हैं, सभी देखो, 40, 50, 60 रुपए के आसपास जब के रेंज में। पीएसयू में आपको बेट करना ही है तो टॉप 1, 2, 3 एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक, ये तीनों में ही बेट करना चाहिए। बिकॉज जो पॉजिटिविटी आएगी पहले बड़े बैंकों की आएगी, जो नेगेटिविटी आएगी छोटे बैंक्स को पहले नेगेटिविटी आएगी, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बड़े बैंकों के पास क्या, वो जो रूम होती है ग्रोथ को मैनेज करने के लिए, तो वो बड़े 3 बैंक कर लेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म करना ही है तो पीएसयू बैंक में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल एज पीएनबी बैंक। रिस्क वाइज क्या करते हैं लोग, 40 रुपए वाले स्टॉक्स लेने की कोशिश करते हैं बिकॉज अपसाइड अच्छा है, बट वो रिस्की भी उतना ही होता है। ठीक सर। एक इनका सवाल वोल्टास और को लेकर के था, और सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। गर्मी को देखते हुए वोल्टास खरीदें या बाजार के में रिकवरी की उम्मीद में सीडीएसएल खरीदें, आप किस? जी, तो 2 चीजें हैं। वोल्टास में आज जो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है उसके हिसाब से जो Q4 अर्निंग्स आने वाले हैं वहां पे मार्जिन प्रेशर दिख रहा है। तो आई थिंक Q4 अर्निंग्स के रीजन से वो नीचे आ रहा है। तो रिजल्ट आने के बाद अगर स्टॉक ये 1320, 1350 के रेंज में अगर रहेगा, रिजल्ट आने की बात कर रहा हूं मैं, तो वो लेवल पे लेना चाहिए, अभी टाइमिंग नहीं लेना चाहिए। सेकंड, सीडीएसएल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से रखना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव ही है। आज मैंने हेडलाइंस पढ़ा कि एनएसडीएल का आईपीओ शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है जुलाई 2025 तक। तो मुझे लगता है जब तक ये आईपीओ आता नहीं है तब तक ये सीडीएसएल का वैल्यूएशन डिराइव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ, बट इट हैज टू क्लोज अबव 1260। करंटली अभी ट्रेडिंग कर रहा है 1218। तो और एक 50 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है सीडीएसएल में तो वेरी पॉजिटिव हो जाऊंगा, और एनएसडीएल का आईपीओ के टाइम पे शायद इसको अच्छा मोमेंटम भी आ सकता है। ठीक सर। चलिए, अब जो है हमारे साथ अगले मेहमान कानपुर से जुड़ रहे हैं, सचान साहब हमारे साथ हैं। सचान जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर, कानपुर में क्या हालचाल? बढ़िया है सर, गर्मी पड़ रही है। हाँ, गर्मी तो पड़ रही है सर, लेकिन कानपुर के लोगों की बातें बड़ी शानदार होती हैं सर, मतलब बातें करने। हमें ट्रेडिंग करनी सिखा दी मार्केट में। मैं रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ पंजाब नेशनल बैंक का जी, लेकिन इसके पहले मैं इतना एक्टिव नहीं रहता। आपको चैनल देख देख के मैं ट्रेडिंग करना सीख गया। अरे सर, बहुत अच्छी बात है, और आपके 4 पैसे बनते रहे, हम तो यही चाहेंगे और सर। मैं बिल्कुल नहीं, मैं पूरा रिस्क लेकर के मतलब इन्वॉल्व रखता हूँ अपने को पूरी तरह। जो आपके यहाँ से रिकमेंडेड शेयर होते हैं वही लेता रहता हूँ। बस एक तो शेयर में जहाँ उलझ गया हूँ तो आपसे राय लेना शुरू कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है सर कि रिटायरमेंट के बाद एक नया आपने जो है प्रोफेशन सुना है। अच्छी बात है कि आपके नौकरी में जब था, नहीं नौकरी में जब था तब भी करता था, लेकिन इतना खुल के नहीं करता था। इतना खोल के नहीं करते, तो नौकरी की सीमाएं होती हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा आईआरसीटीसी पर था। मैंने 2021 में नवंबर में लिया था 939 के रेट से। ओहो, और अभी और 1800 शेयर फंसे हुए हैं। एक्चुअली था क्या कि मैं पहले तो मैं इसमें ट्रेडिंग करता रहा, खरीदता रहा, और मैंने ये खरीदना शुरू किया था 1500-1600 के रेट पे जब ये इसकी वो आई थी 2019 में जब इसका आया था। और फिर वो बढ़ते बढ़ते 6000 तक चला गया था। फिर उसका स्प्लिट हुआ तो 1200 के रेट पे हो गए। तो ऐसे करके वो मेरे पास करीब 8000 शेयर हो गए थे। फिर धीरे धीरे करके मैंने बाकी तो निकाल करके वो कर लिए, लेकिन वो 939 के रेट पे कुछ शेयर हमारे फंसे हैं, अब भी पड़े हुए हैं। तो उसके बारे में जानकारी चाह रहा था, क्या करें इसको। कब तक सजान साहब रुक सकते हैं यहाँ पे? अब हम तो रुके ही, हम लॉस तो नहीं बुक करेंगे। ये अच्छा है, लॉस तो नहीं बुक करेंगे, ये मतलब लॉस इसलिए नहीं बुक करूंगा ना कि मेरी कैपिटल जो है ना, मैंने बहुत समय रहते एक बार मैंने आपके यहाँ और क्वेश्चन डाला था, मैंने बीएससी में लगा दिया। हाँ, बीएससी में करीब लगा दिया 60 लाख के आसपास, और वो हमें 4800 के रेट पे मिल गया। तो 1100 शेयर बीएससी के ले लिए। तो बीएससी अपना ठीक ठाक वो लग रहा है कि उसमें कुछ निकल आएगा। चलिए, तो अब इसमें रेलवे में चाह रहा था मैं ठीक साहब, इसका प्रश्न का उत्तर लेते हैं। आईआरसीटीसी लेकर बैठे हुए हैं सर, 1800 शेयर है 939 के लेवल पे, और अभी 726 के आसपास का भाव चल रहा है। तो यानी ऑलमोस्ट करीब 200 रुपये पर शेयर का इनको लॉस यहाँ पर हो रहा है। आईआरसीटीसी जो है बाकी रेलवे के मुकाबले थोड़ा सा मतलब लोग मतलब
पता नहीं क्यों उस तरीके से प्रदर्शन इसका नहीं रहता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हालांकि मोनोपोली है जिस कारोबार में कंपनी है टिकटिंग के और बाकी चीज़ों के, आपकी सलाह क्या रहेगी? करें लॉस में तो नहीं बेचेंगे, कब तक वेट करना पड़ेगा इनको? आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के हिसाब से रहेगा तो शायद कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ सकता है। बट पहले आप ये जानो कि फंडामेंटली स्टोरी क्या है। आईआरसीटीसी एक मोनोपोलिस्टिक रेलवे टिकट्स प्लस रेलवे को मैनेज करता है इंडिया में, जिस 99% ऑलमोस्ट इसके ही सब चलते हैं, बाकी प्राइवेट के हो सकते हैं थोड़े मोटे जो प्राइवेट यूज होते हैं। बट फिर भी देखो आप, इसके रिजल्ट्स बहुत डिसेंट आते हैं। जिस तरीके से आजकल के ट्रेन का सफर जो है वो बहुत नॉर्मल लोग और नॉर्मल ग्रोथ वहां पे आ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत सेंसिटिव ही है। मतलब अगर आप सोचो कि टिकट का प्राइस अगर मैं 10 टका बढ़ा देता हूँ तो वहां पे हड़ताल हो जाता है, वो सब चीजें होती है। तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में पूरा वही मैनेज करता है, बट वो जो प्रॉफिट ग्रो होके कंपनी की तरह चलाने के लिए थोड़ा सा इनको मुश्किल आ रहा है। तो वो एक रीजन है। अभी मोदी जी ने बहुत हाई फोकस रखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेन बढ़ा रहे हैं। आप देखो वंदे मातरम, जो वंदे भारत जो ट्रेन है और जो नॉर्मल ट्रेन है, उन दोनों में जो प्राइसिंग का जो डिफरेंस देखो बहुत हाई है। जो पुणे जाने के लिए मुझे शायद 150 रुपए लगेगा और वंदे भारत में जाऊंगा तो मुझे 600 रुपए लगेगा। बट 600 रुपए में आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एसी, विजिबिलिटी, हर चीज वहां पे क्लीन मिलती है। तो आई थिंक स्लोली स्लोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो ट्रेन हैं उसको क्वालिटी बढ़ाए, बट वो बहुत स्लो मोमेंटम है। इंडिया का नेटवर्क वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क है रेलवे के लिए, वो सब मुझे चेंज करने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म लगेगा। मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 साल लग जाएंगे आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। बट तब तक आपको ये बहुत ही पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपने ऑब्वियसली बहुत एवरेज कर चुके हो, अभी भी करना है तो आप कर सकते हो। बट कॉस्ट आने के बाद हम लोग फिर से ये चैनल में आके डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या करना चाहिए। टाइम बिंग आपका टारगेट होना चाहिए कॉस्ट को रिकवर करने का। टाइम बिंग साल भर के आसपास आप वेट करोगे तो शायद 900, 950 तक स्टॉक आ सकता है। तो सर धैर्य बहुत लगेगा इसमें अच्छा पैसा बनाने में, तो आप देख लीजिए क्या करना है। अगर आप 3-4 साल रुक सकते हैं आपकी मर्जी, वरना साल भर में आपका भाव के आसपास आ जाएगी। आप दोबारा एक बार बातचीत कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर वहाँ पे एक बार निकल करके कहीं दूसरी जगह जो है बेहतर विकल्प तलाश सकते हैं। इस बीच हमारे पुनीत पटेल जी हमारे एक दर्शक हैं, टाटा पावर में एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं, किस प्राइस में एंट्री करना सही रहेगा? सर टाटा पावर पे क्या अभी करंट लेवल पे एंट्री की जा सकती है? हमने बंगाल हो, कानपुर हो, नोएडा में हम बैठे हैं, बाकी आप हैं, हर जगह पर गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पावर शेयरों पे ख़रीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए? हालांकि काफ़ी एक रैली आ चुकी है यहाँ पर, अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई है खरीदने में। पावर एज ए सेक्टर बहुत बुलिश हूं मैं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म तो है ही है बुलिश उसमें। बट जिस तरीके से पावर डिफिसिट होता है समर सीजन में, तो हम लोग ऑलमोस्ट अभी समर सीजन के स्टार्टिंग पॉइंट में है। तो आई थिंक डिमांड सप्लाई में डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा। टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं, 364 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट एटलीस्ट 400, 410 के आसपास, उसके रिजल्ट्स जो आएंगे उसके आसपास से शायद ये टारगेट अचीव भी हो सकता है। बट जिस तरीके से मार्केट वॉलेटिलिटी है, आपको स्टॉप लॉस जो मैंने बोला आपको अभी 364, ये आपको मेंटेन 100% करना चाहिए। वो एक दिन में आए या एक महीने में आए, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। पावर में बात हुई है तो 2-3 पावर कंपनियां फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सर। एक तो एनएचपीसी आप पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अब 84 पे पहुंच गया है, तो क्या ये शेयर जो है अब 90 का लेवल क्रॉस करेगा? क्योंकि 90 के ऊपर बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। अभी इस रैली में कहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आपने टारगेट बोल ही दिया 90 का, जो मुझे लगता है कि 90 तक जाने की कोशिश बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट अभी ये दूसरी बार अपना 200 डीएमआई को क्रॉस करके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। बट इमीडिएटली वो टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो वहां पे फिर से वो सेटल होकर कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विच इज 77, और 90 का टारगेट मान के उसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि 1-2 महीने के आसपास ये कंसोलिडेट करके 90 तक तो जाएगा ही। अदानी पावर कैसा लग रहा है सर? अगर टाटा और अदानी में चुनना हो तो आप टाटा के साथ ही जाएंगे? अदानी पावर में भी ताकत लग रही है, 512 के आसपास 10-12 दिन हो गए इस लेवल पे, इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमते हुए ने। 2 रीजन है सर। अगर टेक्निकली और कंजर्वेटिव देखना है तो कंजर्वेटिव में टाटा पावर की बारे में बोलूंगा तो अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न दे सकता है। अगर वॉलेटाइल सेशन में अगर अच्छा परफॉर्मेंस आना है तो मुझे लगता है कि अदानी पावर में आएगा, बिकॉज वैल्यूएशन टर्म्स में ये 15 पी के आसपास मिल रहा है, टाटा पावर 30 पी के आसपास मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल। तो डबल क्यों? अगेन कंजर्वेटिव बहुत स्ट्रांग है इसलिए डबल लग रहा है। और रिस्क वाइज थोड़ा सा अदानी पावर इज रिस्की बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। उसमें भी आपको अगर ट्रेड करना है तो 499 का एक स्टॉप लॉस रख के उस पर ट्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट 540, 550 का एक टारगेट आ सकता है महीने 2 महीने के आसपास।
ठीक। पावर में आपकी फेवरेट पिक क्या होगी सर? टाटा पावर पे हमने बात कर ली, एनएचपीसी पे, अदानी पावर पे, अभी और कहाँ पे आपका पावर ग्रिड है? जैसे आरईसी पीएफसी चुनना चाहिए, मतलब इस गर्मी के सेंटिमेंट को अगर प्ले करना हो तो वो 2-4 शेयर कौन से होंगे? क्या आपने कुछ आइडेंटिफाई किया जो आपको अच्छे लग रहे हो? यस, दो चीजें हैं। एक तो टाटा पावर हमने डिस्कस कर चुका हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ ये स्टॉक्स पे, तो बट आज के मार्केट में वही चीजें चलनी चाहिए। प्लस पावर ग्रिड में भी बहुत फोकस हूँ, बिकॉज उसके बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से वो ग्रिड बिजनेस चला रहा है, रेवेन्यूज वेरी विजिबल है, और मुझे लगता है कि Q4 अर्निंग्स हो या Q1 अर्निंग्स हो, वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे सबसे दो स्टॉक्स पावर थीम के हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। पावर ग्रिड पे टारगेट क्या देंगे सर? अभी 287 के आसपास है। टारगेट एटलीस्ट एक बार 300 के ऊपर क्लोजिंग देने दो, आई थिंक वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आएगा। 340 का टारगेट रहेगा 3 to 6 मंथ्स के आसपास, बट अब क्लोजिंग अब 300। 300 के ऊपर जाना चाहिए पहले। एनटीपीसी पे कोई गुंजाइश लग रही है कोई? 350 के आसपास थोड़ा सुस्त है सर। सर ऑब्वियसली पीएसयू काउंटर है, थोड़ा सुस्त रहेगा, ज्यादा उसमें अग्रेसिविटी नहीं है। और टेक्निकली भी मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म में जो रैली आई थी प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है, इट इज ट्राइंग टू क्लोज बिलो 200 डीएमआई, विच इज वेरी नेगेटिव। वो बहुत मुश्किल से 200 डीएमआई के ऊपर आया था अभी लास्ट 10 दिन पहले, तो अभी फिर से वो 200 डीएमआई तोड़ रहा है। वो 200 डीएम का लेवल है ऑलमोस्ट 348, और आज ऑलमोस्ट 350 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि वो एक वीकनेस है। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मैं बोल रहा हूँ कि एनटीपीसी इज द बेस्ट व्हेन वी कंपेयर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर, अदानी पावर, टाटा पावर। एक 15 पी के आसपास मिल रहा है, बट अगेन उस पर रिटर्न भी बहुत स्लो रहेगा। 5 to 10% का मोमेंटम रहेगा रिटर्न के लिए, और वेरी स्लो मोमेंटम आएगा। तो आई एम पॉजिटिव बट वेरी स्लो। पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा स्लो मूवर है। सुदर्शन जी से बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से ही मौजूद हैं। सुदर्शन जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सुदर्शन जी आप? ठीक है सर। ठीक हैं, अच्छे नहीं हैं? अच्छे भी हैं सर। अच्छे भी हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। आप ऐसे ही अच्छे रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर भारत फोर्ज पे मैं राय लेना चाह रहा था। मेरे पास 75 शेयर है, 1600 के रेट पे मैं बाय किया था, लेकिन अभी काफी नीचे है, तो इसमें बना रह सकता हूँ या फिर एग्जिट कर सकता हूँ? कब तक बना रहना चाहते हैं आप? तो अगर मान लीजिए सर 5-6 महीने तक का अगर है तो उसमें मैं बना रह जाऊंगा, नहीं तो अगर ज्यादा मतलब ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं उसमें से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, 11-1200 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और अभी जो है आपने 1600 पे लिया हुआ है, तो आपकी खरीद से थोड़ी दूरी है यहाँ पर। भारत फोर्ज में अगर हम देखें, हाल ही में इनको जो है एक बड़े ऑर्डर की खबर भी निकल करके आई थी। रक्षा मंत्रालय से कंपनी को ये ऑर्डर मिला था, और उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम में रहा है। बीते अगर हम 1 महीने में देखें तो करीब 12-13% की रिकवरी आ चुकी है, लेकिन सर इनकी खरीद से काफ़ी दूरी है। कह रहे हैं 5-6 महीने में गुंजाइश हो भाव आने की, तब तो रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। आप क्या सलाह देंगे इनको? देखो डाउन साइड लिमिटेड है, बट नियर टर्म में शायद नेगेटिविटी हो सकती है। 1100 तक भी स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप होल्ड कीजिए, बिकॉज कंपनी बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली। कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, तो आई थिंक वहां पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट आपने आपका व्यू भी 3 से 6 महीने का है, तो वहां पे भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपको। 1000 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉप लॉस करना चाहिए, तब तक तो कोई इशू नहीं है। तो 1100 तक ये स्टॉक आ सकता है वेरी रिसेंट टाइम में, बिकॉज ऑफ यूएस के भी कुछ पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, तो वहां से भी कुछ इंपैक्ट आ सकता है। तो वो इंपैक्ट में शायद ये रिएक्शन दे सकता है 1100 तक। 1100 तक अगर आता है तो कुछ एडिशनल अगर शेयर लेना है आपको, आप ले सकते हो। अगर नहीं डालना है तो कोई भी इशू नहीं है। 1000 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1200 से 1300 रुपया है 6 महीने के आसपास। ठीक, चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं त्रिवेण गुप्ता जी, उनका प्रश्न ले लेते हैं। और त्रिवेण जी का प्रश्न जो आया हुआ है वो कह रहे हैं कि क्या मौजूदा स्तर पे एक्साइड में खरीदारी सर उन्होंने की हुई है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एक्साइड के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 367 पे, 100 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं 6 महीने का व्यू है, 6 महीने में अगर तेज़ी नहीं आएगी तो 18 महीने तक रुक सकते हैं। यार ऐसे नज़रिया मत बनिए सर। अब चलिए, आपकी खरीद के तो भाव के पास ही है, 367 पे लिया है, 372 का भाव, इन्होंने इनफैक्ट प्रॉफिट पे हैं आप। क्या टिप्पणी रहेगी सर एक्साइड को लेकर के? और अभी जैसे ईवी प्ले है या फिर ऑटो शेयरों में नंबर थोड़े से सुधरते दिख रहे हैं, क्या डिमांड बनी रहेगी अभी? बैटरी ऐसे सेगमेंट मुझे लगता है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों अच्छे रहेंगे। शॉर्ट टर्म शायद कुछ ना कुछ तो जो चेंजेस आएंगे इंडस्ट्री में या यूएस के हिसाब से, ट्रम्प के हिसाब से,
एक्सपोर्ट के हिसाब से कुछ अगर आते हैं तो शायद थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। टेक्निकली ये अपना 50 डीएमए के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, उसका 50 डीएमए ऑलमोस्ट 367 है और आज का भाव है 372। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होगा और अगला टारगेट इसका बन सकता है ऑलमोस्ट 400-410 के आसपास। अगर उनका वहां पे प्रॉफिट बन रहा है, ट्रेडर की तरफ से सोच रहे हैं तो 400 प्लस आता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, एटलीस्ट 50% एग्जिट कीजिए, बाकी 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। ठीक सर। इस बीच जो है आरपो तरफदार साहब का प्रश्न है, कोचिन शिपयार्ड पे एंट्री लेवल समझना चाह रहे हैं। कोचिन में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा रही और रिकवरी उतनी तेज़ नहीं रही जितनी कि डिफेंस में बाकी जगहों पे आई है, या फिर ऑर्डर फ्लो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। 1400 के आसपास अभी क्या करना चाहिए? हालांकि अगर हम देखें तो बाकी शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, लेकिन ये चूँकि फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, इनके लिए क्या जैसे लेवल सही है? जो लोग हायर लेवल में फंसे हैं वो तो बहुत ऊपर हैं सर। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एंट्री लेवल ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिर से ये 1400 के नीचे तो ऑब्वियसली ट्रेड करेगा। मुझे लगता है 1350-1320 का रेंज में आ सकता है अगले वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। वो टाइम पे एटलीस्ट अगर 100 शेयर लेना चाहते हो तो एटलीस्ट 25-30 शेयर वहां पे ले लेना, थोड़ा सा लोअर कॉस्ट पे। अगर उसके बाद भी गिरता है तो बाकी का आपको लेने का मौका मिल सकता है। बट टाइम भी डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। डाउनसाइड कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1200-1250, ये वर्स्ट केस में आ सकता है। कोई भी रीजन से मार्केट सेल ऑफ हो सकता है या कुछ गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, विजिबिलिटी अच्छी है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ा भी एक्सपेंसिव है, 40-50 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 6-7 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्ट लेवल होना चाहिए। कोई भी रीजन से 1250 और 1300 होता है तो मुझे लगता है कि वहां पे बेस्ट लेवल रहेगा एक फ्रेश एंट्री करने के लिए। ठीक सर। सोनी कुमारी जी हमारे दर्शक हैं, बहुत देर से सवाल पूछ रही हैं गेल को लेकर के। 130 पे 130 पे लेकर बैठी हुई हैं काफ़ी टाइम से और कह रही हैं अभी क्या करना चाहिए। 130 पे लिया, 184 का भाव आ गया है, तो क्या इनको ये जो 50-54 रुपये मिल रहे हैं इसको घर ले जाना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए? इस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 19-20% की रैली जो पिछले एक महीने में रही है, क्या आपको लगता है वो आगे एक्सटेंड हो सकती है? आई थिंक यस, बट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 171 का। मुझे लगता है कि 117 के नीचे आते तो फिर से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, शायद फिर से उनके कॉस्ट के आसपास ना आ जाए प्राइस। तो 171 के स्टॉप लॉस के हिसाब से होल्ड कीजिए। टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा 200-210 के आसपास। अगर 200 के ऊपर आता है तो मुझे लगता है वहां पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म कितना भी हो आपको राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से री एंट्री करना एक स्ट्रेटेजी आना चाहिए विच कैन मेक योर कॉस्ट ऑफ बाइंग वेरी लो। तो स्टॉप लॉस 171, टारगेट 200-210। सर टाटा स्टील और सेल पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। जैसे हमारे एक दर्शक हैं, उनका टिप्पणी तो खैर आई है मुजफ्फर हुसैन साहब की, जो कि इन्होंने 106 पे लेके बैठे हुए हैं सेल। लेकिन टाटा स्टील में भी अभी काफ़ी लोगों की पोजीशन है और ये भी अब थोड़ा सुस्ता रहा है। एक रैली रही काफ़ी शानदार, अब 154-55 के 160 के ऊपर नहीं जा रहा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा स्टील को लेकर के? और दूसरा इनके पास सेल है 106 के भाव पर, हुसैन साहब के भाव पास, आप इनको क्या सलाह देंगे हुसैन साहब को? लॉन्ग टर्म है तो कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक 180-200 रुपए तक भी जा सकता है साल भर के ऊपर के व्यू के हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म में अगर किसी को अगर अपना प्रॉफिट कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस है 144, ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करके उसको होल्ड कीजिए, शायद अपसाइड अच्छा आ जाएगा। 160 के ऊपर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता ही है, बिकॉज एक ग्लोबल कमोडिटी बिजनेस है जहाँ पे चाइना बहुत ड्राइव करता है ग्लोबल स्टील प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है जहाँ पे भी चाइना इन्वॉल्व होता है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आ जाती है। अगर आप ट्रेडर हो तो 144 इज योर स्टॉप लॉस, अगर इन्वेस्टर हो तो भूल जाओ। मुझे लगता है कि 180-200 रुपए तक शायद 12 महीने के ऊपर दिख जाएगा। चलिए अब चलते हैं, जरा मुकेश जी से बातचीत करते हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं सर, ग्वालियर से बोल रहा हूँ। बढ़िया हूँ। बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया रहिए सर, आप यही हम चाहते हैं। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर जीएसबी इंफ्रा के वो है मेरे पास शेयर, लगभग 100 है। कौन सी इंफ्रा बताइए सर आपने? जीएसबी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा? हाँ, जीएसबीडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अच्छा। हाँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये जी ठीक। और किस रेट पर लिया आपने? सर 280 के रेट पे लिया था मैंने। 100 शेयर है सर। बहुत आगे बढ़िया। के जी आने से तो बढ़ेगा या ना घटेगा, क्या है जो भी है बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बता देंगे सर। क्या नजरिया वैसे आपका क्या है? नजरिया 1 साल, 2 साल, 1.5 साल जो भी हो। चलिए अच्छी बात है।
देखिए कंपनी पोर्ट कारोबार में है और बहुत ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में नहीं हैं। अदानी पोर्ट है और ये कंपनी है। सर कैसी लग रही है आपको JSW इंफ्रास्ट्रक्चर? 40 रुपये के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, साल डेढ़ साल और होल्ड कर सकते हैं, आप इनके लिए क्या सलाह देंगे? ओवरऑल लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। मैं स्टॉक को बहुत लास्ट 3-4 साल से उसको ट्रैक कर रहा हूँ और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है तो फ्रेश पोजीशन में ऐड करने के लिए बोलूंगा नहीं, बट अगर ऑलरेडी है तो उसको मेंटेन कीजिए। मेरा ओवरऑल टारगेट शायद अराउंड 400 प्लस रहेगा ये साल के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट जो नया साल अभी चालू हो चुका है अप्रैल में, तो अगले 12 महीने के अंदर 400-420 तक के स्टॉक जा सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आपको कोई नया अच्छा स्टॉक मिल गया जहाँ पे उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता होगा। बाकी अगर कोई अच्छा स्टॉक नहीं है मिला है तो ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हो फॉर 2-3 ईयर्स। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से आराम से आपको 450-500 तक भी लेके जा सकता है 2 साल 3 साल के व्यू के हिसाब से। तो जब तक आपको कोई अच्छा स्टॉक JSW से भी अच्छा कोई मिलता नहीं है तब तक इसको होल्ड कीजिए। ठीक सर। इस बीच हमारे जो दर्शक जिनका प्रश्न हम गेल के ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने टिप्पणी की है सर GAIL नहीं है GAEL है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर इनका प्रश्न है। अरे तो फिर आपको भी पूरी कंपनी का नाम लिखना चाहिए था। 130 पे लिया हुआ है स्पैम सर इन्होंने और 106 का भाव है। यहाँ पे 24 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे। और अगर हम इस गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की बात करें तो बाज़ार की रिकवरी में 4-5% तो रिकवर हुआ है, लेकिन उस तरह की रिकवरी नहीं रही है जैसी रिकवरी बाकी शेयरों में देखने को मिली है। आप टिप्पणी करना चाहेंगे सर इनके लिए? यस, आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा ये स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ओवरऑल टारगेट 120-125 का है, बट 6 महीने से लेके 12 महीने के आसपास तक। बट शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक थोड़ा सा पेशेंस वाइज होल्ड करना चाहिए, ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। एक बार ये 110 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है वीकली बेसिस पे तो मुझे लगता है कि स्टॉक वहां से अच्छा मोमेंटम स्लोली 125 तक जा सकता है। ठीक सर। चलिए इस बीच एक प्रश्न और लेते हैं EMS पे। ये EMS लिमिटेड करके कंपनी है सर। ये हमारी एक दर्शक ने ये प्रश्न भेजा है और ये कह रही हैं कि स्वर्णलता पैडी जी हैं, कह रही सर नमस्ते सर, इस EMS लिमिटेड के बारे में बताइए। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा पैसे फंसे हुए हैं। बता तो देते आपने लिया है या लेना चाह रही हैं, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए था किस रेट पर लिया हुआ है, ताकि आपको सही स्ट्रेटजी बताई जाए। 632 के आसपास है। अगर नहीं लिया है तो क्या करें, और अगर लेकर के फंसी हुई हैं तो फिर इनके लिए क्या सलाह रहेगी? रेट हमें नहीं पता किस भाव पे लिया हुआ है। आई थिंक उन्होंने बताया कि फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली लिया ही होगा जी। तो देखो, एक तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बहुत छोटी कंपनी है, 3500 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। एक आप हाउसवाइफ हो तो आपका फोकस होना चाहिए अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। इतनी जो स्मॉल कैप कंपनी से 3000-5000 करोड़ के अंदर, तो वहां पे मैं रेकमेंडेशन नहीं करूंगा आपको। अभी ऑलरेडी आप ले चुके हो तो मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है मुझे पता नहीं, बट आपको वेट कर सकते हो, बट विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यहाँ से अभी देखोगे तो 600 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस करना चाहिए। देखो, जितना भी आप डिसिप्लिन में आप ट्रेड करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो शायद रिटर्न भी उतना डिसिप्लिन में आपको वापस आएगा। आप एक बार लेके उसको भूल जाओगे, स्टॉप लॉस नहीं करोगे, उसको डिसिप्लिन से बाहर रखोगे, तो शायद स्टॉक 500 भी हो सकता है। तो मेंटेन स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग होना चाहिए, और जो 6 महीने 12 महीने के अंदर आ गया, उसके बाद फिर से चैनल पे आ जाइए, हम लोग डिस्कस करेंगे वो टाइम पे क्या करना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, बट छोटी कंपनी थोड़ा मुझे रिस्क लग रहा है।